हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय यादव। आप लोग का स्वागत है हमारे केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आप लोग को इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा, उसका एप्लीकेशन है। तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट में मैं पिछली बार आपको बताया था एप्लीकेशन उसकी कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी के बारे में। तो आप लोग को मैं पिछली बार बताया था कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, प्लस आई ग्रुप के होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, माइनस आई के ग्रुप के। ये आपको पता है। और उसके बाद किसका बताया था, कार्बेनाइन का। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बताया था माइनस आई ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्लस आई ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतना मैं आपको बता चुका हूँ। और आज शुरू करूँगा मैं बेसिसिटी अमोनिया और उसके डेरिवेटिव की। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आज से मैं अपने वीडियो में, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज से ही, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को 5 क्वेश्चन दूंगा। उसको आप लोग को सॉल्व करके, उसमें 4 ऑप्शन होंगे ए, बी, सी और डी। चारों में से कोई एक सही होगा तो आप कमेंट में पाँचों क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने के बाद कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा हमको। और सब लोग करिएगा, कोशिश करिएगा। और जो भी नहीं आएगा या जैसी भी प्रॉब्लम होगी, मैं अगले वीडियो में पाँचों क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज से हर वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन आपको टास्क के तौर पे दिया जाएगा और आपको चैलेंज के तौर पे आप उसको सॉल्व करिएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, मतलब आपका जो लेवल है पीजीटी का या आईआईटी का वही लेवल रहेगा। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले और जो इम्पोर्टेंट हमको लगते हैं, मैं वही क्वेश्चन दूंगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, मतलब इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को आप लोग एक नोटबुक बना लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन हर वीडियो का आप नोट करते हुए चलिएगा। ये एक अलग नोट बना लीजिएगा और आप हर वीडियो का चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया रहेगा, आप उसको नोट करके और सॉल्व भी लिख लीजिएगा, जिससे आप लोग को एक प्रैक्टिस के तौर पे भी हो जाएगा। और उसके अलावा भी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वो अलग है। तो आज से हर वीडियो में 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं बेसिसिटी ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। देखिए अमोनिया क्या होता है। अब देखिए इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर का मतलब होता है कि ना, जो बाइंडिंग में भाग नहीं लेता है उस, सॉरी, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इस एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये क्या करता है, बाइंडिंग में भाग नहीं लेता। अब ये कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है कैसे पता चलेगा। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, 1s2, 2s2 और 2p3। अब देखिए लास्ट सेल है जो, मतलब आउटर मोस्ट सेल जिसको बोलते हैं या वैलेंस सेल बोलते हैं, इस वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 3 जो होता है ना, हाइड्रोजन के साथ क्या कर लिया है, बॉन्ड बना लिया है। अब बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। इस 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन रहा है, तो इसी को बोलते हैं, जो बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहा है, इसको बोलते हैं क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, आप इसी तरह हर जगह कहीं भी निकाल सकते हैं कि हाउ मेनी लोन पेयर। जैसे वाटर में आपको दिखा देता हूँ, वाटर में 2 लोन पेयर होता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो 1s2, 2s2, 2p4। अब देखिए आउटर मोस्ट सेल में यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। 6 में 2 बॉन्ड बना लिया, बचा कितना, 4। तो 4 का मतलब कि 2 लोन पेयर। ठीक, इसी तरह आप PCl3 में निकाल सकते हैं। फास्फोरस के पास कितना लोन पेयर। अब देखिए फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ठीक, तो
2 2 4 6 4 10 2 12 3 15। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 2 5, 3 बॉन्ड बना लिया, बता कितना? 2। ये इसका एक लोन पेयर हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप लोग आराम से लोन पेयर निकाल लीजिएगा। अब यहाँ लोन पेयर का मतलब बेसिसिटी से क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग को। अब ये देखिए, बेसिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी एटम के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कितना आसानी से किसी इलेक्ट्रोफाइल या H पॉजिटिव या एसिड को डोनेट कर देता है, कितना आसानी से डोनेट करेगा, वही उसकी बेसिसिटी होगी। अगर वो आसानी से डोनेट नहीं कर पा रहा है तो उसकी बेसिसिटी कम होगी, जो आसानी से डोनेट कर लेगा उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। अब आसानी से डोनेट करने में, यानी उसकी लोन पेयर को डोनेट करने में कितने लोग मदद करते हैं और कितने लोग विरोध करते हैं, उसी पर डिपेंड करेगा। जो ग्रुप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में उसकी मदद करेंगे वो क्या करेंगे? बेसिसिटी को बढ़ाएंगे। और जो ग्रुप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में विरोध करेंगे, अपोज करेंगे, वो क्या करेंगे? बेसिसिटी को घटाएंगे। तो ये हम लोग जैसे ग्रुप पढ़े थे प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप, तो उनमें से कुछ विरोध करेंगे, कुछ क्या करेंगे? उसका समर्थन करेंगे कि आप लोन पेयर आसानी से डोनेट कर उसका साथ देंगे। तो इसी के हिसाब से हम लोग उसकी बेसिसिटी दिखा सकते हैं। जैसे अमोनिया है, अब इसके पास जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लीजिए ये H पॉजिटिव को देता है तो क्या बन जाएगा? अमोनियम आयन बन गया। ये क्या है? कैटायन हो गया, ये कैटायन है। अब देखिए, ये जितना आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देगा उतना ही ज़्यादा ये बेसिक होगा। अब ये तो अमोनिया हो गया। हाइड्रोजन क्या होता है? प्लस आई और माइनस आई के बीच का रेफरेंस होता है, तो न तो डोनेट करेगा न तो इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप की तरह काम करेगा, न तो डोनेटिंग की तरह काम करेगा। ये तो रेफरेंस था दोनों के बीच। लेकिन अगर इसी पे अगर डोनेटिंग लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसको खुद देगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं, अब इसके पास लोन पेयर है। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन को दे रहा है H पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन देगा तब जब इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे कोई प्लस आई ग्रुप क्या हो जाए? लग जाए, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इसको और देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा या डेंसिटी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन इसको देने में इसको मदद मिलेगी। तो यानी प्लस आई ग्रुप जितना ज़्यादा जुड़ेगा उतना ही इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में मदद मिलेगी, तो ये इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे हम माइनस आई ग्रुप जोड़ देते हैं तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? घटने लगेगी, क्योंकि माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जो भी ग्रुप होंगे, माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ जब खींचने लगता है ना, तो ये डोनेट करने में इसको दिक्कत होगी। जब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में हाइड्रोजन या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो भी रहेगा उसको दे नहीं पाएगा, तो ये इसकी बेसिसिटी घट जाएगी। यानी माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, या हम कह सकते हैं कि बेसिसिटी की क्या करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। इसको हम बता सकते हैं। ये तो आसान सा लैंग्वेज में हो गया कि हम इसको प्लस आई ग्रुप देख लें, माइनस आई देख लें, उसको बता सकते हैं कि मदद कर रहा है कि अपोज कर रहा है। लेकिन अभी इस पर कुछ फैक्टर्स डिपेंड करता है, जैसे डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। जो एमीन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अमोनिया के डेरिवेटिव जो एमीन है, ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग टर्शियरी एमीन। ये क्या है? टर्शियरी एमीन। ये सेकेंडरी एमीन, ये प्राइमरी एमीन,
ये अमोनिया। ठीक, तो इसको हम लोग देख के बता सकते हैं कि कौन सा एमीन है। अगर नाइट्रोजन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसको टर्शियरी एमीन बोलते हैं। 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है डायरेक्टली रूप से तो सेकेंडरी एमीन बोलते हैं। डायरेक्टली नाइट्रोजन से 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो प्राइमरी एमीन बोलेंगे। जब कोई नहीं रहेगा तो 3 हाइड्रोजन रहेगा, उसको बोलते हैं अमोनिया। अब देखिए ये एल्किल ग्रुप। अब डिग्री ऑफ सॉल्वेशन, अगर हम इन सब का बेसिसिटी एक्वस सॉल्यूशन में देखते हैं तो वहाँ पे हम सॉल्वेशन, इसकी डिग्री ऑफ सॉल्वेशन को ज़रूर देखेंगे, तभी उसकी बेसिसिटी हम बता पाएंगे। होता क्या है कि डिग्री ऑफ सॉल्वेशन सेकेंडरी और प्राइमरी एमीन का लगभग बराबर होता है, मतलब जो भी होता है लगभग बराबर होता है, लेकिन इसकी डिग्री ऑफ सॉल्वेशन 0 हो जाती है, मतलब इन दोनों से कम होती है। डिग्री ऑफ सॉल्वेशन होता क्या है कि जैसे हम जब अगर इसको H पॉजिटिव जब देंगे तो R3NH पॉजिटिव बनाएंगे। ये क्या बन रहा है? केटायन। अब देखिए केटायन सॉल्वेशन जो होता है, बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ केटायन की होगी। स्टेबिलिटी ऑफ केटायन की होगी। अब स्टेबिलिटी ऑफ केटायन डिपेंड करता है सॉल्वेशन पर। किस पे डिपेंड करेगा? डिग्री ऑफ सॉल्वेशन पर। डिग्री ऑफ सॉल्वेशन पे डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ सॉल्वेशन ज़्यादा होगी तो उसके जो केटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। तो ये तीनों एक दूसरे से क्या है? कोरिलेट हैं। मतलब अगर हम डिग्री ऑफ सॉल्वेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ केटायन ज़्यादा होगा। स्टेबिलिटी ऑफ केटायन ज़्यादा होगा तो उसकी बेसिसिटी भी ज़्यादा होगी। तो अब देखिए इन दोनों का जो डिग्री ऑफ सॉल्वेशन होता है टर्शियरी एमीन से ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने की वजह से ना इसमें जो आर्डर होता है थोड़ा सा हट के रहता है, लेकिन इसके एल्किल ग्रुप पर भी ये डिपेंड करता है। तो होता क्या है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे मेथिल कर देते हैं, जैसे अलग एग्जांपल ले लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा वो सेकेंडरी एमीन होता है। एक्वस सॉल्यूशन में जब भी हम निकालेंगे इसका एक्वस सॉल्यूशन या सॉल्यूशन फेज में आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा सेकेंडरी एमीन, फिर प्राइमरी एमीन, फिर टर्शियरी एमीन रहेगा। फिर अमोनिया रहेगा। ये एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा अगर मेथिल है, ये जो R है यानी एल्किल ग्रुप है, अगर वो मेथिल है तो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी एमीन बेसिक होगा, फिर प्राइमरी एमीन, फिर टर्शियरी एमीन, फिर अमोनिया। लेकिन अगर यही हम मेथिल की जगह पे क्या कर दें? एथिल कर देते हैं ना, तो इसकी स्टेबिलिटी अगर थोड़ा सा चेंज हो जाती है बीच में। होता क्या है, सेकेंडरी एमीन इसमें भी रहेगा सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ जो प्राइमरी है ना वो टर्शियरी से कम हो जाता है। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, सॉरी ये टर्शियरी है। होता क्या है कि देखिए जब टर्शियरी एमीन होता है ना, सॉल्वेशन एक इफेक्ट रहता है, लेकिन जब ना स्ट्रॉन्ग प्लस आई ग्रुप जुड़ने लगता है ना तो स्टेबिलिटी ऑफ केटायन से हमको मतलब रहती है। जब यहाँ पे H जुड़ेगा तो ये पॉजिटिव बनेगा। अब ये सॉल्वेशन से स्टेबलाइज हो रहा था, डिग्री ऑफ सॉल्वेशन से स्टेबलाइज हो रहा था किसमें? मेथिल के केस में। अब एथिल के केस में होता क्या कि स्टेबिलिटी तब भी ये भी स्टेबलाइज हो रहा था, लेकिन ये अपने एल्किल ग्रुप के थ्रू स्टेबलाइज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ डोनेट करेगा
तो इसकी जो मैग्नीट्यूड चार्ज है, जो इसका मैग्नीट्यूड चार्ज है क्या घटने लगता है, तो स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी भी एटम पे जो चार्ज रहता है, मैग्नीट्यूड चार्ज रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। स्टेबिलिटी, मैग्नीट्यूड चार्ज रहता है क्या होता है, स्टेबिलिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, अगर मैग्नीट्यूड घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब देखिए होता क्या है, मैग्नीट्यूड चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या है, कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे के इसका मैग्नीट्यूड चार्ज घटा देगा, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता करके यहाँ पे जो कमी थी उसको पूरा कर रहा है। तो चार्ज था क्या रहा है, घट रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था एथिल है, एथिल एक ही तरफ से क्या कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड घटा रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 तरह से घटा रहा था, सॉरी मेथिल है ये, मेथिल में 3 तरफ से घटा रहा था, यहाँ भी एक तरफ से घटा रहा था। लेकिन सॉल्वेशन इसका 0 होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो जा रहा था सॉल्वेंट की वजह से। लेकिन इसमें सॉल्वेंट का रोल रहता है, लेकिन सॉल्वेंट से ज़्यादा इफेक्टिव रोल इसका एथिल का रहता है, क्योंकि एथिल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ना इसके कैटायन को स्टेबलाइज करने लगता है, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल बनने लगता है, तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ना इन दोनों को हमेशा आप याद रखिएगा कि मेथिल के केस में सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्शियरी, फिर अमोनिया रहता है, लेकिन एथिल के केस में सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया रहता है। ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, लेकिन जब हम इसको गैसियस फेज में जाते हैं ना, तो एक सिंपल सा ऑर्डर रहता है जो हम लोग आराम से याद कर सकते हैं, उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा। गैसियस फेज में ना गैसियस फेज में हमेशा टर्शियरी एमीन सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी एमीन, फिर प्राइमरी एमीन, फिर अमोनिया। ये इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर है, इसको आप लोग रट लीजिएगा, चाहे कोई भी एल्किल ग्रुप रहे। अगर टर्शियरी है तो सबसे ज़्यादा होगा बेसिक, फिर सेकेंडरी एमीन होगा, फिर प्राइमरी एमीन होगा, फिर अमोनिया होगा। एल्किल ग्रुप से इसमें आप कोई भी मतलब ना रखिएगा। तो गैसियस फेज में एकदम आसान है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, अमोनिया। लेकिन अगर लिक्विड सॉल्यूशन में है तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा एल्किल ग्रुप है। अगर एथिल है तो सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी, फिर अमोनिया। अगर मेथिल है तो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी, फिर अमोनिया। तो आप सिंपल से याद कर सकते हैं। तो ये वाला हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन। बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन। बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन। अब देखिए एरोमेटिक एमीन की बेसिसिटी, जैसे सबसे फर्स्ट एरोमेटिक जो होगा ये वाला है, इसको बोलते हैं एनिलीन। ठीक, ये क्या है, एनिलीन है। अगर इसी में 2 एरोमेटिक लगा देते हैं, इसी में 3 एरोमेटिक लगा देते हैं, सब में एक लोन पेयर है। अब देखिए होता क्या है, जितना ज़्यादा रिंग लगा रहेगा, अब देखिए ये इस तरह से ठीक। अब देखिए इसका लोन पेयर क्या कर रहा है, एरोमेटिक रिंग होने की वजह से यहाँ डीलोकलाइज करके कंजुगेशन में भाग ले रहा है, यानी ये कंजुगेशन में भाग ले रहा है, तो जिसकी वजह से इसका लोन पेयर इस रिंग में व्यस्त हो जाता है। तो
इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में इसको क्या लगेगी, दिक्कत होगी। तो यहाँ एक रिंग होने की वजह से तो दिक्कत हो रही है, लेकिन जब 2 रिंग होगा तो क्या हो जाएगा, और दिक्कत, क्योंकि इसमें भी इसको डीलोकलाइज करना है, इसमें भी। इसके पास बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी जो यहाँ पे मौजूद रहेगी। लेकिन जैसे ही 3 रिंग आता है ना, और भी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन बढ़ जाता है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इसमें होगा, फिर इसमें, फिर इसमें। जैसे जैसे एरोमेटिक रिंग की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ रहा है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बढ़ने की वजह से इसकी बेसिसिटी पे इफेक्ट करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके रिंग में डिलोकलाइज करने लगता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री नहीं रहता है, तो ये डोनेट करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। उसके बाद इसको दिक्कत होगी, सबसे कम दिक्कत किसको होगी, इसको। अगर तीनों में बेसिसिटी देखें तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा जो पहला वाला होगा, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। इसको हम आराम से बता सकते हैं। अगर इसी रिंग में अगर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ देते हैं, तो क्या इफेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए अब देखिए, जैसे पूछ ले यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, तो होता क्या है कि इसमें क्या करेगा, ये प्लस एम और माइनस आई, ये प्लस एम और माइनस आई ग्रुप होता है, आपको पता होगा। तो प्लस एम के थ्रू क्या करेगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसको मदद करता है इलेक्ट्रॉन देने में। प्लस एम के थ्रू क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा, तो ये आसानी से H प्लस आयन को दे देगा। लेकिन माइनस आई के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ये तो पता ही होगा आपको। तो क्योंकि यहाँ पे प्लस एम और माइनस आई दोनों लग रहा है, एक के थ्रू डोनेट कर रहा है, दूसरे के थ्रू खींच रहा है, तो प्लस एम हमेशा डोमिनेंट होता है, माइनस आई या प्लस आई जो भी रहे, या कह सकते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। तो डोमिनेट करता है, तो यहाँ पे हम प्लस एम देखेंगे, माइनस आई को इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ माइनस आई लग रहा है, क्योंकि ये मेटा पे है, मेटा पे भी कंजुगेशन नहीं होता है, मेटा पर कंजुगेशन नहीं होता है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी इसको बेसिसिटी में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में मदद नहीं कर रहा है, ये विरोध कर रहा है। जबकि यहाँ पे क्या करेगा, प्लस एम भी शो करेगा और माइनस आई भी शो करेगा। लेकिन माइनस आई ना डिस्टेंस बढ़ने के साथ 1 2 3 4 5 बॉन्ड होने के, मतलब दूरी बढ़ने की वजह से माइनस आई का इफेक्ट घट जाता है, तो माइनस आई उतना नहीं लगाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस आई लगेगा, क्योंकि यहाँ नज़दीक है, यहाँ भी माइनस आई लगेगा। तो यहाँ पे प्लस एम के थ्रू डोनेट कर रहा है, यहाँ भी प्लस एम के थ्रू, तो दोनों में इक्वल हो गया, प्लस एम दोनों के बराबर हो गई। लेकिन यहाँ माइनस आई के थ्रू घटा रहा है, यहाँ पे माइनस आई नहीं लग रहा है, तो ये थोड़ा सा बढ़ाने के बाद घटा भी देता है, लेकिन ये सिर्फ बढ़ाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, अगर नंबरिंग कर दें इसको हम, तो सबसे ज़्यादा तीसरा वाला हो जाएगा बेसिक, उसके बाद पहला वाला होगा, क्योंकि ये प्लस एम के थ्रू बढ़ा रहा है, माइनस आई के थ्रू घटा रहा है, लेकिन ये सिर्फ माइनस आई के थ्रू घटा ही रहा है, तो दूसरा वाला सबसे कम बेसिक होगा। तो सबसे ज़्यादा तीसरा वाला, फिर पहला वाला, फिर दूसरा वाला, तो इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस, जैसे ये प्लस एम था, ऐसे यहाँ NO2 अगर हम लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे देख लीजिए, अर्थ भी जोड़ देते हैं पहले।
अब देखिए इसका लोन पेयर जो होता है ना, यहाँ पे -i और ये क्या है -m भी है, व्यस्त हो जाता है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। देखिए हम इसको आपको ओपन करके दिखा दे रहे हैं। ठीक, अब ये लोन पेयर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर। ठीक, अब देखिए इसका लोन पेयर बाहर जाने की वजह क्या, अंदर ही बिजी हो गया, तो क्या करेगा ये, डोनेट करने में इसको बहुत दिक्कत होगी। अब -i के थ्रू भी खींच रहा है, -m के थ्रू भी खींच रहा है, यहाँ पे सिर्फ -i लगेगा, -m तो लगेगा नहीं, यहाँ पे -m लगेगा, क्योंकि -i तो लगेगा नहीं। यहाँ पे -m, यहाँ पे -i, यहाँ पे -i के साथ -m, यानी दोनों के थ्रू घटा रहा है, यहाँ सिर्फ -i के थ्रू, यहाँ -m के थ्रू। अब हम लोग बताए हैं कि m इज मेजोमेरिक इफेक्टिव ज़्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट पर, मेजोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होगा इंडक्टिव इफेक्ट पे। अब देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा घटा रहा है, पहला वाला, यानी सबसे कम बेसिक ये होगा, और उसके बाद मेजोमेरिक इंडक्टिव पे मेजोमेरिक होगा, तो सबसे उसके बाद दूसरा सबसे कम बेसिक कौन होगा, ये वाला, और सबसे ज़्यादा बेसिक जो होगा, तो यानी पहला दूसरा तीसरा, तो दूसरा वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर तीसरा वाला होगा, फिर पहला वाला सबसे कम बेसिक होगा, इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, दूसरे वाले की, जो मेटा पे लगा हुआ है, पैरा पे लगा है जो, उसकी इसके बाद होगी, और सबसे कम बेसिक पहला वाला, यानी दूसरा तीसरा पहला। तो इसको हम आसानी से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग अलग हो जाए नाइट्रोजन की, किसी दो मॉलिक्यूल है, उसमें दोनों में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस आने लगे। अब सोचेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कैसे डिफरेंस आएगा, जब नाइट्रोजन तो एक ही एटम होता है। देखिए किस तरह से आता है, जब उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर आने लगती है। ठीक, अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 में, अब देखिए मैं आपको s करेक्टर का परसेंटेज बता देता हूँ। sp में s करेक्टर कितना होगा, 50% होगा, और p करेक्टर कितना होगा, 50% होगा। sp2 में 33%, 33.3% होगा, 6.7% होगा p करेक्टर। sp3 में ये 25%, ये 75%। ठीक, ये होता है। आप इसको देख के बता सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें आप। तो ये सिंपल सा, आप उसको याद रखिएगा। अब देखिए, अब इसमें आपको सोचना क्या है, जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा वो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे देखिए s करेक्टर क्या है, 25% है, और यहाँ पे क्या है 33%। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है किसी एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, जैसे यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इस नाइट्रोजन की अपेक्षा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि मतलब एटम को अपने, कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर होती है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रखेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपनी तरफ खींचे रखेगा इसकी तुलना में। जब इलेक्ट्रॉन खींचे रखेगा यानी -i की तरह काम कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे रखेगा तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसमें ये ज़्यादा बेसिक होगा, ये वाला कम बेसिक होगा। इस आधार से हम लोग बता सकते हैं। इसी तरह और एग्जांपल देखिए,
जैसे इन तीनों में अगर आप देखें तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3 sp2 sp। ठीक, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, ये नाइट्रोजन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादातर खींचे रहेगा। उसके बाद ये, फिर ये, तो ये क्या करेगा, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे रहेगा उसकी बेसिसिटी उतनी कम होगी। तो सबसे बेसिक ज़्यादा कौन सा होगा, पहला वाला होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये इसमें तीनों की बेसिसिटी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड में साइनाइड है, ये इमीन है, ये एमीन है। यहाँ पे ये क्या है, sp2 है, यहाँ पे sp2 सॉरी यहाँ sp3 है, यहाँ पे sp2 और ये sp। ये sp होने की वजह से यहाँ पे कितना है, 50% है एस करेक्टर, यहाँ पे 33.3% है एस करेक्टर, यहाँ पे 25% है एस करेक्टर। ठीक, जिसको एक्स करेक्टर नहीं पता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि s और p दो ऑर्बिटल्स हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल दो हैं, s एक है, एक p है, तो 100% में आधा हिस्सा s का आएगा, आधा p का आएगा, यानी 50-50 दोनों का हिस्सा आएगा। अब देखिए sp2 है, यानी 2 p है और एक s हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो 3 है टोटल। तो 3 में अगर 1/3 का हिस्सा कितना आएगा, इसका 33% आएगा, एक ही s है ना, तो 1/3 देखेंगे तो 100 में इसका 1/3 कितना होगा, 33% होगा। यहाँ पे क्या हो, 1/4 यानी 25% आएगा। ठीक, तो इसमें तीनों में sp में 50%, sp2 में 33.3% और sp3 में 25%। यस करेक्टर के हिसाब से हम लोग इसकी बेसिसिटी बता सकते हैं, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे आसानी से पता चल जाएगी। इसी तरह और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए इन तीनों में अगर हमको बताना हुआ बेसिसिटी, अब देखिए इसमें नाइट्रोजन तीनों में सेम तरह का है, तो हम हाइब्रिडेशन इसका नहीं बल्कि इसका निकालेंगे। यहाँ पे क्या होगा, sp3, यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हुआ, ये वाला कार्बन हुआ, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन क्या हुआ, सबसे ज़्यादा है, तो इसके पास लोन पेयर नहीं, तो बगल से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। ये बगल से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका लोन पेयर डोनेट करने में क्या करेगा, दिक्कत पैदा करेगा। और उसके बाद इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक, तो सबसे ज़्यादा बेसिक जो होगा वो पहला वाला हो जाएगा, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। तीसरे वाले कार्बन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, तो डोनेट करने में इसको दिक्कत करेगा, तो ये सबसे कम बेसिक होगा। तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, तो हम बता सकते हैं। इसी तरह और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में पूछा आपसे कौन ज़्यादा बेसिक होगा, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ से एल्किल ग्रुप की तरह लगा है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं है, ये दोनों देने वाले हैं, इससे कोई मतलब ज़्यादा नहीं है, तो क्या करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये -I के थ्रू, हम लोग पढ़े थे ना OR ग्रुप एल्कॉक्सी ग्रुप, तो यानी O एल्किल की तरह ही काम है ना। जो OR ग्रुप क्या करता है, -I की तरह अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको डोनेट करने में क्या करेगा, दिक्कत पैदा करेगा, इसलिए इसकी तुलना में ये कम बेसिक होगा, तो ये वाला ज़्यादा बेसिक होगा, पहला और दूसरा, पहला वाला ज़्यादा बेसिक होगा दूसरे की तुलना में। तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि कौन सी बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होती है। इसी तरह हम लोग एरोमेटिक
के अंदर अगर वो नाइट्रोजन है, एरोमेटिक पार्ट रहता है, तब कैसे लिखें। अब देखिए, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, लेकिन इसका जो नाइट्रोजन है ना, इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, कंजुगेशन का पार्ट होता है। क्योंकि अगर हम इसको गिनेंगे 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को लेके तब एरोमेटिक होता है। लेकिन इसका क्या होता है, 1 2 2 4 2 6, ये एरोमेटिक हो जाता है। लेकिन इसका जो लोन पेयर पार्ट है ना, वो कंजुगेशन में भाग नहीं लेता है, जिसकी वजह से ये इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, लेकिन ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो इसलिए ये पहला वाला ज़्यादा बेसिक होगा दूसरे की तुलना में, पहला वाला ज़्यादा बेसिक होगा दूसरे की तुलना में। इसी तरह अगर हम किसी एमीन ग्रुप से अगर एल्किल ग्रुप अटैच कर देते हैं और किसी से OH ग्रुप, ये -I ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और जबकि ये +I ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन देगा। तो पहला वाला ज़्यादा बेसिक होगा दूसरे वाले की तुलना में। इसी तरह से और भी एग्जांपल हैं, जैसे अगर हम ये एमाइड है, ये एमाइड क्या करेगा, इधर से कंजुगेशन किए रहता है, जिसकी वजह से इसका लोन पेयर क्या रहेगा, बिजी रहेगा, जबकि यहाँ पे +I की तरह इसको क्या कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो जिसकी वजह से ये वाला पहला है, ये दूसरा, तो इसमें दूसरा वाला ज़्यादा बेसिक होगा पहले वाले की तुलना में। ठीक, तो आसानी से हम लोग इसकी बेसिसिटी इस तरह से दिखा सकते हैं। तो आज इतना था कि आप लोग को बेसिसिटी मैंने बताया। अगले वाले पार्ट में मैं इसकी एसिडिटी पे कैसा +I और -I का इफेक्ट रहता है वो बताएंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आपको लोग को जो स्टार्ट में बताया था वीडियो की, आपको 5 क्वेश्चन में दूंगा, जिसको आपको सॉल्व करके उसका आंसर हमको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। तो 5 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड molecule react faster with silver nitrate and give white precipitate। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल क्लोराइड मॉलिक्यूल विच रिएक्ट फास्टर विथ AgNO3 एंड गिव वाइट प्रेसिपिटेट। तो ऑप्शन ए है जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ये 4 ऑप्शन है, A B C D। इन चारों में से कोई एक सही होगा, आप इसको बता दीजिएगा कौन सा सही है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखिए, द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अरेंज अकॉर्डिंग टू CCl बॉन्ड लेंथ। अरेंज अकॉर्डिंग टू CCl बॉन्ड लेंथ। ये मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, CH3 CH2 Cl
और दूसरा वाला मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CHCl और तीसरा वाला मॉलिक्यूल है C6H5Cl। ये वाला अगर ना दिख रहा हो दूसरा वाला तो यहाँ लिख देते हैं, दूसरा वाला CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो ऑप्शन ए वाला है पहला सबसे ज़्यादा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऑप्शन बी है पहला, तीसरा, दूसरा। ऑप्शन सी है तीसरा, दूसरा, पहला। ऑप्शन डी है दूसरा, तीसरा, पहला। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। Arrange their basic strength. Basic strength. Cl CH2 COOH, दूसरा है Cl CH2 CH2 COOH, तीसरा है Cl CH2 CH2 COOH। एक मिनट, यहाँ पे CH2 COOH, इसमें 3 CH2, इसमें 2 CH2 है। ठीक, तो इसमें जो ऑर्डर है, ए का ऑप्शन है 2 3 1 और बी का ऑप्शन है 2 1 3 और सी का ऑप्शन है 1 3 2 और डी का ऑप्शन है 1 2 3। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 3 था और ये 4। अरेंज द माइनस आई पावर ऑफ फॉलोइंग। अरेंज द माइनस आई पावर ऑफ ग्रुप इज फॉलोइंग। ये जो ग्रुप हैं Cn है, NO2 है, NH2 है और फ्लोराइड है। इसमें जो पहला ऑप्शन है सबसे ज़्यादा Cn का दिखाया है, फिर NO2 का, फिर फ्लोराइड का, फिर NH2 का। दूसरा ऑप्शन है सबसे ज़्यादा NO2 को दिखाया है, फिर फ्लोराइड को, फिर Cn को, फिर NH2 को। ये ए, इसको बी कर दीजिएगा, सब में ए बी है ना। तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है उसमें दिखाया है NO2 Cn फ्लोरीन NH2 और डी वाला जो ऑप्शन है साइनाइड फ्लोरीन NH2 NO2। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 5वां। Which of the following is strong base? स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें जो ए वाला ऑप्शन है, फिर बी वाला, फिर सी वाला है, फिर डी वाला है। ठीक, ये थे
ये पांचों क्वेश्चन है, आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा और पांचों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग हमको कमेंट में कर सकते हैं। और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और कुछ क्वेश्चन तो मैं इसमें सॉल्व भी कराया, मतलब उसी तरह से सेम नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। उसमें पूरा वीडियो देखेंगे तो आसानी से हमको लग रहा है पांचों क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और जो भी नए लोग आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और लाइक और कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।